दोस्तों जय हिंद। और हमारे यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और ये यूपी SSSC आयुर्वेद फार्मेसी का बैच, जिसमें हम आप लोगों को आयुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज, महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और जैसे कि ये आज हमारा चौथा क्लास और हमने आप लोगों को कल भेषज कल्पना के बारे में बताया था, उसके इतिहास को बताया था। अब हम इसका विकास कैसे हुआ, इसमें और कौन कौन सी चीज़ें समय के साथ परिवर्तित हुई, आई और इनका विकास कैसे हुआ, कैसे ये क्या कहते हैं इतनी लंबी दूरी तय करके आज यहाँ तक पहुँची हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमको लेना है। तो जैसा कि अब हम आप लोगों को यहाँ पर बताना शुरू करेंगे कि आधुनिक फार्मेसी में भेषज कल्पना का महत्व। तो जैसे आज देखेंगे आप लोग, जो आज की आयुर्वेदिक कंपनियाँ हैं, जब आप आयुर्वेदिक कंपनियों का नाम लेंगे तो जिसमें डाबर है, बैद्यनाथ है, पतंजलि है, हिमालय वेलनेस है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लगभग सैकड़ों सालों से आयुर्वेद पर इन लोगों ने काम किया है। और जितने प्रकार के फॉर्मेट होते हैं दवाओं के, आयुर्वेदिक दवाओं के, उन सभी प्रकार के फॉर्मेट पर इन लोगों ने काम किया और सभी चीज़ों को बनाया है। वो चाहे क्या कहते हैं चूर्ण हो, चाहे वो बटी के फॉर्म में हो, चाहे वो क्या कहते हैं किण्वन के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में आपको जिस दवा को आप चाहेंगे वो दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं। और पहले तो जैसे क्या कहते हैं, जब ऋषि मुनियों के हाथ में आयुर्वेद था और आधुनिक मशीनें नहीं थी, तो उस समय वो लोग अपने हाथों से खलबट्टे पर इसको कूटते, पीसते, चटनी बनाते, औलेह बनाते, क्या कहते हैं गोलियां बनाते या किण्वन करके उसको संरक्षित रखते और रोगी को देते थे। उसका लाभ रोगी को होता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, साइंस डेवलपमेंट का असर सारी चीज़ों पर पड़ा, यहाँ तक कि आयुर्वेद की ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनको भी परिष्कृत करने का काम मशीनों का हो गया। और उन्हीं मशीनों के द्वारा ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जिसमें डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, क्या कहते हैं हिमालय है, धत्पातेश्वर है और बहुत सारी ऐसी आप देखेंगे, सांडू है, तमाम सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों ने जो है इस पर दवाइयाँ बनाई और मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से बेच रही हैं और मरीजों को रिस्पांस भी इससे मिलता है। तो ये जो है आज की आयुर्वेदिक बड़ी कंपनियां हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक मशीनों से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। अब आप इसमें देखिएगा, भेषज कल्पना का इतिहास और उसका क्रमिक विकास, मतलब हिस्ट्री ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना। आप देखिएगा इसका परिचय। आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा का विज्ञान नहीं है। आप एकदम बिल्कुल, हमने कल भी बताया था आप लोगों को, शुरुआत में पहले भी दिन इस बात को बताया था कि आयुर्वेद केवल रोग की चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, बल्कि औषधियों को सही प्रकार से तैयार करने का भी विज्ञान है। इस बात को आप लोग क्या कहते हैं, इस पर रिमार्क करिएगा, इसको क्या कहते हैं मोटी लाइन से आप इस पर लाइनर लगा करके इसको संरक्षित रखिएगा कि आयुर्वेद में केवल रोगों की चिकित्सा ही नहीं किया जाता है, बल्कि औषधियों को सही प्रकार से तैयार करने का ये विज्ञान भी है। आयुर्वेद में औषध निर्माण की इसी प्रक्रिया को भेषज कल्पना कहा जाता है। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि यही जो औषध निर्माण है ना, इसी को भेषज कल्पना के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए, इस बात को एकदम बिल्कुल रिमार्क करके रख लीजिए कि आयुर्वेद में औषध निर्माण की इसी प्रक्रिया को भेषज कल्पना कहा जाता है। भेषज का मतलब जो होता है, भेषज का जो अर्थ होता है रोग को दूर करने वाली औषधि, इसको क्या बोलते हैं, रोग को दूर करने वाली औषधि। और कल्पना से जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है निर्माण की विधि। कैसे भेषज
को बनाते हैं। ये आप लोगों को इसमें पढ़ने को देखने को मिलता है। अर्थात औषधियों को विभिन्न विधियों से तैयार करने की प्रक्रिया को भेषज कल्पना, मतलब जितने प्रकार की विधि है औषधि बनाने की, वो चाहे क्या कहते हैं चूर्ण के फार्म में हो, चाहे बटी के फार्म में हो, किड़वन के फार्म में हो, अवलेह के फार्म में हो, या जिस भी फार्म में हो तैयार किया जाता है उसी को भेषज कल्पना कहा जाता है। आज आधुनिक विज्ञान में इसे फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल साइंस कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल साइंस का मतलब ये हो गया कि मॉडर्न साइंस में इसको ले आकर के पहले तो प्राचीन काल में केवल आयुर्वेद के नाम से ही जाना जाता था, ये फार्मास्यूटिकल साइंस में इसको ले आकर के स्थापित किया गया। तो अब हम आप लोगों के सामने भेषज कल्पना का इतिहास या इसका क्रमिक विकास, देखिए भैया किसी चीज का विकास एक दिन में, कोई चीज एक दिन में तैयार नहीं होती है। इनका विकास जो होता है वो क्रमिक होता है। क्रमिक का मतलब धीरे धीरे, स्नेह स्नेह, समय दर समय, और क्या कहते हैं समय के साथ ये विकास ये बड़ा होता है और लोगों तक पहुंचता है। तो भेषज कल्पना का विकास कई हजार वर्षों में हुआ। हमने आप लोगों को पहले ही बताया कि क्या कहते हैं जब भगवान धन्वंतरी ने जो है समुद्र मंथन के दौरान कलश लेकर के वो बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने उस ज्ञान को ब्रह्मा से क्या कहते हैं इंद्र से ऋषियों को, ये जो क्रम बना, और ये क्रम, और ऋषियों ने भी इस पर बहुत सालों तक रिसर्च किया और रिसर्च के माध्यम से कौन सी दवा, कौन सा अवलेह, कौन सा चूर्ण या कौन सा किड़वन, ये किस मरीज पर कितना काम करता, कैसे काम करता, कब काम करता, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, या शरीर की प्रकृति कैसी है, उसको किस प्रकार की औषध दी जाए, ये सारी चीज़ों का कार्य जो है ये इसी क्रमिक विकास का माध्यम है जो हजारों सालों में हमारे ऋषियों ने इसको क्या कहते हैं परिष्कृत करके हम लोगों तक पहुंचाया है। तो इसमें आप देखेंगे निम्न कालों से समझा जा सकता है। काल का मतलब समय, कालखंड, काल का मतलब कालखंड, समय, कौन सा काल में क्या डेवलप हुआ। तो इसमें पहला जो काल है वो वैदिक काल है, दूसरा संहिता काल है, तीसरा उत्तर संहिता काल है, चौथा रस शास्त्र काल है, पांचवां मध्य काल है और छठवां आधुनिक काल है। तो ये इतने समय को लेकर के इनको बांटा गया, मतलब वो प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर के और आज तक जिनका समय निर्धारित किया गया है और बताया गया है कि इतने से इतने समय को हम वैदिक काल कहते हैं, इतने से इतने के समय को संहिता काल कहते हैं, और इनमें इन चीज़ों का विकास हुआ, इन ऋषियों ने इस पर काम किया और इन चीज़ों का विकास किया, यह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो शायद आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। अब इसमें पहला नंबर जो आता है वो वैदिक काल का आता है। वैदिक काल जो है इसकी शुरुआत माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। अब आप लोगों को ईसा पूर्व क्या कहते हैं बीसी, जिसको आप बोलते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को वैदिक काल कहा जाता है। यह आयुर्वेद का प्रारंभिक काल माना जाता है। मतलब ये यूँ मानिए कि वैदिक काल में जो है ये आयुर्वेद ने चलना सीखा, धीरे धीरे उठना सीखा। मतलब जिस तरीके से बच्चा एक छोटा सा होता है और जब वो बहुत छोटा होता है तो सबसे पहले वो बैठना, फिर उसके बाद धीरे धीरे उठना, फिर उसके बाद रेंगना शुरू करता है और फिर उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। तो ये वैदिक काल जो था ये समझ लीजिए आयुर्वेद का एकदम शैशवावस्था था जहाँ से उसने उठ करके चलना सीखा था, इसलिए इसको आयुर्वेद का प्रारंभिक काल माना जाता है। इसमें जो प्रमुख ग्रंथ थे, जब आप वैदिक काल का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो इसमें दो प्रमुख ग्रंथ दिखाई पड़ेंगे, जिसमें एक ऋग्वेद है जो हमारे प्राचीन वेदों से संबंधित सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और दूसरा नंबर पर अथर्ववेद आता है जिसमें आपको औषधियों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो इसमें विशेष रूप से अथर्ववेद में औषधियों का अधिक वर्णन मिलता है, क्योंकि अथर्ववेद में ये आयुर्वेद से संबंधित, अथर्ववेद आयुर्वेद से संबंधित है ही है, जैसे सामवेद गायन से संबंधित है उसी तरीके से अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। तो इसमें तमाम प्रकार की औषधियाँ, उनके निर्माण, उनकी परिकल्पना, उनका क्या कहते हैं उपयोग, इन सभी चीज़ों का बहुत विस्तृत वर्णन है। तो आप यहाँ पर उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। इस काल की विशेषताएं
इस काल की विशेषताओं में देखिए, वह ऐसा वैदिक काल ऐसा समय था कि उस समय किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं था, बहुत भीड़ नहीं थी, मुख्यतया जंगल थे, नदी थे, झरने थे और सबके पानी एकदम शुद्ध हुआ करते थे, वातावरण एकदम शुद्ध था, ना धूल, ना गर्दा, ना गुबार। इस तरीके की उस समय जो जड़ी बूटियाँ होती थी, तो वहाँ पर जो उपचार किया जाता था वो प्राकृतिक औषधियों का उपचार करके क्या कहते हैं किया जाता था। लोग जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और खनिजों का सीधा उपयोग करते थे। उस समय जड़ी बूटी तमाम, जैसे आप लोगों ने रामायण में संजीवनी बूटी का नाम देखा होगा, या आप देखेंगे महाभारत काल का जब आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि युद्ध में जिनको तीर लग जाता था, मरते नहीं थे, बच जाते थे, घायल हो जाते थे, तो तमाम प्रकार के क्या कहते हैं वनस्पतियों को ले आते थे, कूट पीस कर उसका चटनी बना करके और उसके घाव पर लगा देते थे और बहुत जल्द वो घाव रिकवर हो जाता था। तो इस तरीके से तमाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ये जो काल था, यहाँ पर प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करके क्या कहते हैं खनिजों का सीधा उपयोग किया जाता था, वनस्पतियों का सीधा उपयोग किया जाता था औषधि के रूप में। अब इसका सरल औषध निर्माण, इसको पीसना, सरल औषध निर्माण की परिकल्पना का मतलब यह है कि जैसे पीस करके कोई औषध ले आया गया, कोई क्या कहते हैं कोई हर्ब या सर्व, मतलब जैसे कोई जड़ी बूटी लाया गया या कोई क्या कहते हैं पेड़ की पत्ती लाया गया, कोई पेड़ ले आया गया और उसको औषधि के रूप में प्रयोग करना है, तो उसको सबसे आसान तरीका कि उसको खलबट्टे में कूट लिया गया, खूब कूट करके उसका चटनी के रूप में बना दिया गया। अब उसका चाहे उसको ऐसे ही निगलवा दिया जाए या उसको क्या कहते हैं उसके रस को निकाल करके दे दिया जाए रोगी को, तो वो तेजी से काम करता था। तो पहला काम जो था वो पीसने वाला काम था, पीस करके किसी रोगी को दे दिया जाता था। दूसरा, अगर ये नहीं अगर इससे काम नहीं बन रहा है तो उस औषधि को ले आकर के पानी में उबाला जाता था और उबालने के बाद जो उसका क्या कहते हैं सब्सट्रेट निकलता था, जो उसका रस निकलता था, वो रोगी को धीरे धीरे दिया जाता था, जिससे रोगी को लाभ होता था। तीसरा, रस निकालना, चाहे उसको कूट करके कपड़े से छान करके या किसी और तरीके से उसका रस निकाल करके। और चौथा जो था वो लेप बनाने का मतलब जैसे कूट करके उसको चटनी के फॉर्म में कर दिया गया और उसके बाद घाव पर या त्वचा पर या जहाँ जरूरी होता था वहाँ पर लेप कर दिया गया, तो उससे मरीज को स्वास्थ्य लाभ होता था, मरीज जल्दी स्वस्थ हो जाता था। यही भेषज कल्पना का प्रारंभिक रूप था। मतलब आप ये मान के चलिए कि वैदिक काल में यही जो था, ये क्या था, ये भेषज कल्पना जो था, भेषज कल्पना का ये शुरुआती एकदम प्रिमिटिव प्राइमरी स्टेज था। प्राइमरी स्टेज का मतलब ये है कि शुरुआती दौर था जहाँ पर ये लोग जो है इसको सीख लेते थे, इससे अपना काम कर लेते थे। वैदिक श्लोक वनस्पतयः शांति, आप देखो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके घर कभी कथा होने लगे या कोई मंगल कार्य होने लगे और जब ब्राह्मण लोग बैठते हैं और क्या कहते हैं मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें एक बार ये भी बोलते हैं वनस्पतयः शांति, ठीक ना, वनस्पतयः शांति। तो वनस्पतयः शांति का मतलब वनस्पति रोगों को शांत करने वाली है। वनस्पतयः शांति का मतलब वनस्पतियां रोगों को शांत करने वाली हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसका उदाहरण जैसे हल्दी का लेप, नीम का रस, तुलसी का स्वरस, इन सब चीज़ों से जो है क्या कहते हैं वैदिक काल में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि इससे उपचार किए जाते थे। हल्दी का लेप, नीम का लेप, ठीक है, तुलसी का स्वरस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई पड़ेंगी। अगला है संगीता काल। अब संगीता काल का मतलब 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब मतलब बीसी से लेकर के, मतलब 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी माने 600 बीसी बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 600 एडी तक, 600 एडी तक। अब ये बीसी और एडी आप लोग अगर जानते होंगे तो समझ जाएंगे। मतलब 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक, मतलब ये जो काल था इसको संगीता काल के रूप में, इसको संगीता काल कहा गया। यह भेषज कल्पना का स्वर्णकाल माना जाता है। मतलब इसको इस बात पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों का एमसीक्यूज में प्रश्न बने और ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कि भेषज कल्पना का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को इसका जवाब देना है संगीता काल। इसका सन इसमें पूछ लिया गया, सन में पूछ लिया गया कि कब से कब था इसका काल, तो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है और यही इसका स्वर्णकाल है। इस समय औषध निर्माण को व्यवस्थित रूप मिला। इसमें जो हमारे मनीषी थे, ऋषि थे, उसमें पहला नाम था आचार्य चरक का, जिसको चरक काल के नाम से जानते हैं। लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक,
100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक का जो समय था, इसको चरक काल के नाम से जानते हैं। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो चरक संहिता के नाम से है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, चरक संहिता के नाम से इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख आचार्य चरक थे। चरक का योगदान, आचार्य चरक ने औषधियों की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दवा का अगर मात्रा सही नहीं रहेगा तो वो दवा आप पर काम नहीं करेगी। इसलिए देखिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटे बच्चे को लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि इसका वजन करो, देखो कितने वजन का है ये। अब पता लगा 5 किलो का है तो उसको बताएंगे कि 2.5 ml पिलाइएगा। अगर वो 10 किलो का है तो पता लगा उसको 5 ml बता दिए। तो जब तक मात्रा क्लियर नहीं रहेगी तब तक जो है औषधियाँ काम नहीं करती। तो आचार्य चरक ने क्या किया, औषधियों की मात्रा पर काम किया। उनके संग्रहण का मतलब उनको एकत्रित करने का। देखिए क्या है ना कि इसके पहले तक जो जड़ी बूटियाँ थी ना, जैसे वो आप लेकर के आए, या तो कूट पीस लिए, या तो क्या कहते हैं उसको सुखा करके उसको चूर्ण के में कर लिए, और संग्रहण का कोई तरीका नहीं था। आचार्य चरक साहब ने उसको तमाम प्रकार का संग्रहण का तरीका बनाया। इनके निर्माण की विधियों को उन्होंने बनाया और इनके सेवन की विधि को बताया कि मतलब आचार्य चरक ने औषधियों की मात्रा, संग्रहण, निर्माण और सेवन विधि, इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया कि ताकि आने वाले समय में जब क्या कहते हैं आचार्य चरक न रहे, उनका मानना यह था कि हमारे बाद भी हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे भारतवंशी, हमारे देश के लोग इन चीज़ों से लाभान्वित होते रहें। तो उन्होंने इसकी मात्रा, संग्रहण और निर्माण के सेवन की विधि को एकदम सटीक तरीके से इसका विश्लेषण किया, इसका व्याख्या किया और इसको लिखा अपने चरक संहिता में कि किस प्रकार के रोगी को कब कब कितनी मात्रा में क्या देना है, इसको संग्रहित कैसे करना है, इसका निर्माण कैसे करना है और इसकी सेवन की विधि, इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना। अब ये पंचविध कषाय कल्पना क्या है, चरक ने 5 मुख्य औषध रूप बताए। पहला स्वरस का मतलब रस के फॉर्मेट में, दूसरा कल्प के फॉर्मेट में, तीसरा क्वाथ के फॉर्मेट में, चौथा हिम के फॉर्मेट में और 5वां फांट के पार। ये जो 5 तरीके हैं, मतलब कितने पंचविध कषाय कल्पना का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से ये 5 औषधियों को बनाया जा सकता है और इनका उपयोग किया जा सकता है, ये इसमें बताया इन्होंने। इसका महत्वपूर्ण जो श्लोक था, स्वरस कल्क क्वाथ हिम फांटाश्च कल्पना, अर्थात स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट औषधियों की मुख्य कल्पनाएं हैं। ये किसी भी औषधि की मुख्य कल्पनाएं हैं, इन्हीं से इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो इस जो है, ये जो आप लोगों के सामने श्लोक दिखाई पड़ रहा है, स्वरस कल्क क्वाथ हिम फंटास कल्पना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको ये जान लीजिए कि इसको चरक साहब, आचार्य चरक साहब ने कहा था, इसको आचार्य चरक जी ने इसको कहा था। तो आप इसको मतलब आपसे प्रश्न हो सकता है कि ये किसका कथन है, ये किसका श्लोक है, तो आप लोगों को जो है ये चरक को बताना है। तो इस तरीके का इन्होंने बताया था। अब इसमें उदाहरण देखिएगा, कल्पना और उदाहरण, मतलब स्वरस जैसे तुलसी का रस, क्वाथ जैसे गिलोय का काढ़ा, कल्क जैसे हल्दी लेप, हिम जैसे धनिया हिम और फांट जैसे जीरा फांट। ये तरीके हैं, मतलब इतने प्रकार के कल्पना और उसके उदाहरण की। जैसे स्वरस में किसका रस हो सकता है, जैसे तुलसी का रस निकाल लिया, क्वाथ में जैसे गिलोय का काढ़ा बना लिया, कल्क में जैसे हल्दी को चटनी की तरीके से बना करके उसका लेप कर दिया गया, हिम जैसे धनिया हिम का प्रयोग कर दिया गया, फांट में जैसे जीरा फांट का प्रयोग कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब उसके बाद दूसरा सुश्रुत काल है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ से शुरू होता है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट 600 BC में इसका प्रारंभ हुआ। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो सुश्रुत संहिता। आप लोगों को इसीलिए दूसरा वाला, पहला वाला वैदिक काल था और दूसरा वाला संहिता काल है। क्या है वो, संहिता काल है। तो जो संहिता काल है इसको इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें आचार्यों ने संहिता की रचना किया। जैसे आचार्य चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया, लिखा उसको, और आचार्य सुश्रुत ने क्या कहते हैं, सुश्रुत संहिता का निर्माण किया, इसलिए इसको संहिता काल कहते हैं। बच्चों इस बात को एकदम ध्यान दे दीजिएगा कि इसको संहिता काल क्यों कहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन न रहे संहिता काल इसको क्यों कहा गया। इसको उत्तर वैदिक काल कह दिया जा सकता था या कुछ और नाम दे दिया जा सकता है, इसको संहिता काल क्यों कहा गया, तो इसीलिए कहा गया क्योंकि ऐसे इसमें 2 ऐसे आचार्य आए जिन्होंने अपनी संहिताओं का रचना किया और उसमें आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का चर्चा किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संहिता काल कहा जाता है। इसके प्रमुख आचार्य सुश्रुत थे और इनका योगदान देखिएगा आप। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो शल्य चिकित्सा, मतलब सर्जरी,
इसकी सर्जरी पर काम किया इन्होंने, सर्जरी पर काम किया। मतलब इसके पहले तक किसी आयुर्वेदाचार्य ने सर्जरी की तरफ ध्यान नहीं दिया था, मतलब उनको सर्जरी के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन आचार्य सुश्रुत साहब ने शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, चीर फाड़ जिसको आप कहते हो, क्या कहते हो जिसको आप चीर फाड़ कहते हो, चीर फाड़ करके जो है इन्होंने इलाज करना शुरू किया। मतलब अगर किसी आदमी का जो है पेट के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई है, तो चूंकि आयुर्वेद का मतलब ये है कि नाड़ी देख करके आप जान लीजिए कि पेट के अंदर कौन सी समस्या है, और उसको उस प्रकार की औषधि दी जाती है कि उसके अंदर की चीज़ें शांत हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए, जो भी कमियां हैं दूर हो जाए, जो भी बीमारी है वो समाप्त हो जाए। लेकिन क्या कहते हैं, जब आचार्य सुश्रुत साहब आए तो इन्होंने क्या कहते हैं सर्जरी के माध्यम से शरीर के अंदर की भी तमाम सारी चीज़ों पर काम किया, उनको भी ठीक करने का काम किया। यहाँ तक कि आँख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किया, तमाम फोड़े इत्यादि का भी ऑपरेशन किया। यहाँ तक कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में जो फंस जाते हैं बच्चे, उनको भी निकालने का काम किया था। तो इस तरीके से जो है इन्होंने, ये पहले ऐसे आदमी थे, पूरी दुनिया में पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में लोगों को जानकारी दिया, और बहुत प्रकार के शल्य चिकित्सा के औजारों को, और इनके जो औजार उस समय के थे वो आज मॉडर्न साइंस के औजारों से मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। प्रमुख कल्पनाएं इनकी जो कल्पनाएं थी, उन्होंने क्या क्या बनाया, जैसे तेल के फॉर्मेट में बनाया, घृत के फॉर्मेट में बनाया, लेप के फॉर्मेट में बनाया, क्षार के फॉर्मेट में बनाया और धूर्म। मतलब ये इतने प्रकार की चीज़ों से क्या कहते हैं आयुर्वेद में उपचार करने का काम करते थे। इसका उदाहरण जैसे नारायण तेल है, तिक्त घृत है और क्षार सूत्र है। इन सभी चीज़ों का प्रयोग बीमारियों में ठीक करने के लिए। अब इसका जो श्लोक है स्नेहोनिलम हंति, स्नेहोनिलम हंति, इसका मतलब यह है स्नेह, इसका मतलब घृत या तेल वात रोगों को शांत करता है। वात रोगों का मतलब जो वायु संबंधित रोग होते हैं, किसी को गैस बनना, किसी को जैसे गठिया पकड़ना या इस प्रकार की जो बीमारियां शरीर में होती हैं उसको वात रोग बोलते हैं। वात रोग का मतलब वायु रोग बोलते हैं। ये वात रोग को जो है शांत करने का काम करता है। उसके बाद उत्तर संहिता काल आया। उत्तर संहिता काल जो स्टार्टिंग होती है ये 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक इसको माना जाता। अब आप आ गए एडी में, एनाटॉमी में आ गए, मतलब अब सन में चल रहे हैं आप। तो इस समय पुराने ज्ञान को व्यवस्थित किया गया। देखिए धीरे धीरे से चीज़ें व्यवस्थित होती जाती हैं। जैसे कोई चीज़ एक बार में सही नहीं होता है, जैसे जैसे लोगों की क्या कहते हैं आवश्यकता बढ़ती है, जैसे लोगों की क्या कहते हैं सोच बदलती है, उसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ों का फॉर्मेट बदलता जाता है, और वो और अच्छी और परिष्कृत होते होते एक दिन बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस समय पुराने ज्ञान को व्यवस्थित किया गया। इसके प्रमुख आचार्य जो थे वो आचार्य बागभट्ट साहब थे। बागभट्ट को देखेंगे, इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो अष्टांग हृदयम है और अष्टांग संग्रह है। तो ये आप इनका ये दोनों जो ग्रंथ हैं इनके, वो ये आयुर्वेद के लिए मतलब मानव सभ्यता के लिए इतने उपयोगी हैं, और इनमें इन्होंने तमाम चीज़ों का इस तरीके से वर्णन किया हुआ है कि अगर आपको क्या कहते हैं बीमारी है, तो अगर ठीक से इन्होंने पानी पीने के तरीके से भी इलाज करने का, मतलब अगर आप केवल सही से पानी पी लीजिए तो बहुत सारी बीमारियों को ये आपके शरीर से निकाल देंगी, जो है ये इसका वर्णन इसमें किया हुआ है। इसकी विशेषताएं, ये सरल भाषा में आयुर्वेद को वर्णन किए हैं। औषध निर्माण का व्यवस्थित वर्णन किया है। रोगानुसार औषध चयन, रोगानुसार औषध चयन का मतलब किस आदमी को कौन से बीमारी में कौन सी औषधि देना है, फालतू औषधि नहीं, जो जरूरी है उसी औषधि को दिया जाए और उसकी बीमारी को ठीक किया जाए। इसका उदाहरण जैसे त्रिफला चूर्ण है, च्यवनप्राश है, ब्राह्मी घृत है, ये जो है ये इनके क्या कहते हैं महत्वपूर्ण क्या कहते मने खोज थे। जैसे त्रिफला चूर्ण का प्रयोग, च्यवनप्राश का प्रयोग, ब्राह्मी घृत का प्रयोग ये इन्होंने करना सिखाया। और नंबर 4 पर आता है रस शास्त्र काल। ये 8वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय है। यह भैषज कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। भैषज कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि अब जो है ये हमारे नज़दीक पहुंच रहा धीरे धीरे, और तब तक दुनिया में बहुत सारे जागरूकताएं आ चुकी थी, बहुत सारी जानकारियां लोगों को हो चुकी थी, इसलिए इसको जो है अत्यंत महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। इस समय धातु और खनिज औषधियों का विकास हुआ। धातु और खनिज औषधियों का विकास होने का मतलब क्या है कि इसके पहले तक लोग
एक भी धातु के बारे में जानते थे, लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं लोगों ने खोज करना शुरू किया, शोध करना शुरू किया, तो तमाम प्रकार की धातुएं और खनिजों का निर्माण हुआ, खोज हुआ, तो उनसे भी तमाम प्रकार की औषधियाँ बनाई गई और वो उससे भी मानव जाति को तमाम सारी बीमारियों से मुक्त किया गया। इसका प्रमुख विकास जो है यह धातु औषधियाँ हैं, इसमें स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, लौह भस्म है, और ये सब भस्म के प्रारूप में जो भी औषधियाँ हैं, जैसे स्वर्ण भस्म है आपका, तो स्वर्ण भस्म जो है यह आपको इतनी ताकत देता है और इतनी बीमारियों में काम करता है। रजत भस्म है, चांदी भस्म, रजत का मतलब चांदी होता है, इसको चांदी भस्म बोलते हैं। ये सोने का भस्म है, स्वर्ण भस्म का मतलब सोने को गला करके उसका भस्म राख के रूप में बनाया जाता है और उसको खिलाया जाता है। रजत भस्म का मतलब चांदी को राख के फॉर्मेट में बना करके खिलाया जाता है, लौह को लोहे को उस तरीके के फॉर्मेट में बना के खिलाया जाता है। तो इससे तमाम प्रकार के रोगों में निदान मिलता है और रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसकी विशेष प्रक्रियाएं क्या है? शोधन माने द्रव्य की शुद्धि। सबसे पहले तो जो द्रव्य है उसकी शुद्धि किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी मेटल्स धरती के अंदर से निकलते हैं कोई भी शुद्ध फॉर्मेट में नहीं होता है बच्चों, सारे अशुद्धियों से भरे हुए होते हैं। बाद में उनको फिल्टर करके तमाम सारे उसमें शोध करके तमाम सारे उसमें क्या कहते हैं परिवर्तन करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला है मारण, मतलब धातु को भस्म के रूप में बनाना। अब जैसे स्वर्ण भस्म है तो स्वर्ण भस्म का मतलब ये है कि स्वर्ण को जो है तपा करके उसको भस्म के फॉर्मेट में लाना। भावना, विशेष द्रव्यों से घोटना, मतलब तमाम द्रव्य मिला करके उसको घोटा जाता है और उसको बनाया जाता है। प्रमुख ग्रंथ इसका ये रसरत्न समुच्चया और रस तरंगिणी, ये आप देखेंगे रस तरंगिणी है, रस तरंगिणी है। तो इसमें तमाम प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसके प्रसिद्ध श्लोक जो हैं, न रसेन बिना रोगनाशा, अर्थात रस औषधियों के बिना रोगों का पूर्ण नाश कठिन है। मतलब अगर रस औषधियों का रस न निकाला जाए तो उसके बिना किसी भी रोग को आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे अभ्रक भस्म है, मकरध्वज ध्वज है, योगेंद्र रस है, ये बड़ी बड़ी बीमारियों में जब आप देखेंगे बीमारी की जिस तरीके की स्थिति होती है उस प्रकार से अभ्रक भस्म, मकरध्वज, योगेंद्र रस, और आप इनको जब पंसारी की दुकान पर खरीदने के लिए जाएंगे कि वैद्य साहब, वैद्य जी ने लिखा है और इसको हमको अभ्रक भस्म दे दीजिए, स्वर्ण भस्म दे दीजिए, तो बड़े महंगे हैं, कास्टली है। इसीलिए लोग आयुर्वेद की तरफ नहीं भागते हैं, भाग जाते हैं एलोपैथ की तरफ, क्योंकि उनको लगता है आयुर्वेद का महंगा है और एलोपैथ का सस्ता है। लेकिन आप लोगों को बताएं कि आयुर्वेद वह विधा है, साइंस की वो टेक्नोलॉजी है, वो विधा है जो बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है और दोबारा शरीर में होने नहीं देता है। इसलिए जो है, जो जानकार लोग हैं, जो इस बात को मानते हैं, वो आयुर्वेद की तरफ भागते हैं और आयुर्वेद का इलाज लेते हैं। अब उसके बाद आ गया मध्यकाल, 1200 से 1800 ईस्वी, जिसको आप मध्यकाल बोलते हो। ये मध्यकाल जो है ये बहुत खतरनाक काल था, क्योंकि इसमें आपके यहाँ तो दूसरे लोग आ गए थे जो आप पर शासन करने लगे थे। तमाम इतने आक्रमण हुए आप पर और क्या कहते हैं इतना आपको प्रताड़ित किया गया कि आपके तमाम सब जला दिए गए। जो बड़े बड़े औषधालय थे, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं लाइब्रेरी थी, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, उन सबको उखाड़ के फेंक दिया गया। तो लेकिन फिर भी इस समय औषधियों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ। हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो गुरुकुल चलाते थे, उन्होंने गुरुकुलों के माध्यम से क्या कहते हैं अपने ज्ञान का प्रसार किया और बहुत चीज़ों पर उन लोगों ने काम किया, जिसमें आयुर्वेद पहले स्थान पर आता है। इसकी विशेषताएं, औषध निर्माण केंद्रों की स्थापना। दूसरा, आसव अरिष्ट का विकास, मतलब इसके पहले तक आसव या अरिष्ट के फॉर्म में नहीं बनाया जाता था, लेकिन इन लोगों ने जो है आसव के फॉर्म में भी बनाया। बटी निर्माण का विस्तार किया। उसके बाद अब जैसे इसके उदाहरण देखेंगे किस प्रकार के, कौन कौन से आसव या किस प्रकार की चीज़ों का, जैसे अशोकारिष्ट का, दशमूलारिष्ट का इन्होंने उपयोग, संजीवनी बटी का इन्होंने क्या कहते हैं निर्माण किया। अब उसके बाद छठे नंबर पर जब आएंगे तो 1800 ईस्वी से लेकर के वर्तमान ईस्वी तक आयुर्वेद की स्थिति जो है और इसका विकास। तो इस भैषज में, भैषज कल्पना ने वैज्ञानिक और क्या कहते हैं वैज्ञानिकों और औद्योगिक, मतलब आप ये जान लीजिए कि जो भैषज कल्पना था उसकी जगह पर अब तक जो मनुष्य काम करते थे, कूटने, पीसने, चटनी बनाने, औले बनाने, गोली बनाने, ये सारी चीज़ों का स्थान अब मशीनों ने। हमने शुरुआत में ही बताया, जब आज क्लास शुरुआत किए थे तो हमने बताया जैसे हिमालय कंपनी है, क्या कहते हैं आपका ये जितने बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो दत्त पाटेश्वर हो, चाहे वो क्या कहते हैं हिमालय हो, या
क्या कहते हैं बैद्यनाथ हो या डाबर हो, ये जो औषधियों का निर्माण करते हैं बच्चों, ये सारे अब बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली हैं और मशीनों के माध्यम से इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। अब आधुनिक नाम आज इसे कहा गया फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस, इसके नाम से इसको जानते हैं। इसका आधुनिक विकास मशीनों द्वारा निर्माण, अब औषधियाँ मशीनों से बनाई जाने लगी हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि अब वैद्य लोग जो है वो बहुत नाम मात्र के रह गए हैं, जो अपने हाथों से कूट पीस कर दवाइयाँ या क्या कहते हैं इन चीज़ों को बनाते हैं। बाकी अगर किसी वैद्य के पास भी जाओगे आप नाड़ी देख करके और आपको लिख देगा, डाबर की लिख देगा, हिमालय की लिख देगा, बैद्यनाथ की लिख देगा, या किसी ऐसी कंपनी का दवाई लिख देगा, चटनी लिख देगा, चूर्ण लिख देगा, आसो लिख देगा, या कुछ भी ऐसे आपको लिख देगा और आप जा करके उसको खरीद लीजिए और उसको जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से उसका सेवन करिए और आप ठीक हो जाइए। तो लेकिन क्या कहते हैं, चूँकि क्या है कि अब मार्केट पर जो एकाधिकार है वो मशीनों से बनी हुई दवाइयों का एकाधिकार है। अब इनका जीएमपी देखिएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब औषध निर्माण में गुणवत्ता नियम लागू हुए। अब ऐसा है कि जैसे किसी आदमी ने बिना किसी गुणवत्ता के दवाई बना दिया और मार्केट में बेच दिया और वो बिकने लगी। अब पता लगा मरीज को किसी वैद्य ने रिकमेंड किया और मरीज ने उसको खरीद लिया, खाया, एक तो काम नहीं किया, दूसरे उसका पैसा गया। तो इसलिए धीरे धीरे से क्या किया गया कि औषध निर्माण में गुणवत्ता नियम लागू किए गए, जिसको जीएमपी के नाम से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। आधुनिक औषध रूप, अब जैसे आधुनिक औषध रूप का मतलब ये हो गया, जिसको आप आयुर्वेद में बटी कहते हो वही मॉडर्न में टैबलेट है। जिसको आप चूर्ण कहते हो उसी को आधुनिक रूप में पाउडर के रूप में जाना जाता है। जिसको आप औलेह कहते थे उसी को सिरप या पेस्ट कहते हैं। जिसको आप आसो कहते थे उसी को फर्मेंटेड प्रिपरेशन, आसो का मतलब जैसे सिरका वगैरह इस तरीके से बनता ना, इस तरीके की चीज़ों को फर्मेंटेड प्रिपरेशन इसको बोलते हैं। अगला तेल, तेल का मतलब जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है, उसमें किसी और औषधियों को मिला करके उसको क्या कर दिया गया, मेडिकेटेड ऑयल बना दिया गया। तो ये मेडिकेटेड ऑयल जो है ये इस फॉर्मेट में होता है, जैसे चोट पर या कहते हैं गठिया का दर्द हो रहा है या इस तरीके की बात किसी को पकड़ रहा है तो उसको इस प्रकार के मेडिकेटेड तेल दिए जाते हैं कि लगा लिया और उसका उपचार हो जाए, ठीक हो जाए वो। आधुनिक आयुर्वेदिक कंपनियां जिसमें डाबर है, बैद्यनाथ है, पतंजलि है, हिमालय वेलनेस है, ये सब इस पर काम करती हैं। भैषज कल्पना का विकास, इसकी सारणी देखिएगा। अभी जैसे हमने ऊपर आप लोगों को बताया और इस बात को आप लोग फिर आनंदपूर्वक देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। वैदिक काल का जो प्रारंभ समय था वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक, जिसमें जड़ी बूटियों का उपयोग होता था। उसके बाद चरक काल आया जो 1100 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, इसमें पंचविध कषाय का निर्माण हुआ। अगला सुश्रुत काल आया जो 600 ईस्वी पूर्व से, जिसमें तेल, घृत और लेप इत्यादि का आविष्कार हुआ, इन लोगों ने प्रयोग करना शुरू किया। फिर उसके बाद बाघभट्ट आ गए। बाघभट्ट 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इनका समय चला, जिसको व्यवस्थित संकलन का काल कहते हैं, जिसमें आयुर्वेद को बहुत व्यवस्थित रूप दिया गया। और उसके बाद रस शास्त्र काल आया जो 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक चला, जिसमें भस्म और रस जैसी औषधियों का निर्माण किया गया। क्योंकि इसके पहले लोग भस्म बनाना नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे धातुओं का खोज हुआ, खनिजों का खोज हुआ, तो स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और अभ्रक भस्म जैसी, मकरध्वज जैसी चीज़ों का निर्माण किया जाने लगा। उसके बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में आप 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक आप देखेंगे इसमें बड़े स्तर पर निर्माण कार्य हुए, इसलिए कि तब तक धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। टेक्नोलॉजी ने भी इसमें सहयोग करना शुरू किया तो बहुत बड़ा काम होना शुरू हो गया। उसके बाद जब आधुनिक काल आया 1800 ईस्वी से और वर्तमान तक, तो जिसको फार्मास्यूटिकल साइंस कहते हैं, मतलब इसमें मॉडर्न साइंस ने पूर्ण रूप से अपना स्थान ले ही लिया। अब आप इसको यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, इसको सुन चुके होंगे। अब एक बार पुनः आप लोगों को बताते हैं कि हमारा ये यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल जो यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की का ये बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs, PDF क्लास, PDF डेली क्विज प्रोवाइड कराएंगे। और इससे अधिक जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको PPT और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी। और हम लोगों ने इसका जो मिनिमम
अगर पेड चैनल कोई आदमी चाहता है तो मात्र 999 रुपये में हम उस आदमी को ज्वाइन करा देंगे और इन सारी सुविधाओं को उसको उपलब्ध कराएंगे और तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे जब तक उसका सिलेक्शन नहीं करा देंगे। और इससे अधिक जानकारी अगर प्राप्त करना होगा, किसी भाई को क्या कहते हैं पेड चैनल लेना होगा, तो वो 9226 927315 पर कॉल करके इन सब चीज़ों को की जानकारी ले सकता है और हमारे पेड चैनल ले सकता है। और इसी के साथ आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद।